देखो लास्ट टाइम कहाँ थे अपन? वायुमंडल क्या इससे आगे आ गए थे भाई? ठीक है, एक बार जरा देख लो। ये डायग्राम ड्रॉ किया था अपन ने, तो जो आपने डायग्राम बनाया था उसी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना दिया। देख लो जरा, कुछ कुछ चीजें मेंशन करनी थी। स्पेस के कितने पार्ट होते हैं कल बताया था? इनर, आउटर और डीप। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहले मेरे को इनर स्पेस की रेंज बता दो। पहली बॉल पे आउट हो रहे हैं वहां 0 से 400। और इसी में हमको क्या मिलेगा? कैरामन लाइन। तो कैरामन लाइन से नीचे का एरिया क्या होगा? एटमॉस्फेयर। और कैरामन लाइन से ऊपर का पूरा एरिया क्या हो जाएगा? स्पेस। आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि इनर स्पेस में ही क्या काउंट होता है? एटमॉस्फेयर। और जब भी हमको एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी होती है तो हम क्या लॉन्च करते हैं? सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट किसने लॉन्च किया? नाम क्या है? नाइक अपाचे। किस डेट को लॉन्च किया? आप मेंशन कर चुके हो। पहला इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट कौन सा है? इसी वजह से अच्छे से देख लो, विक्रम साराभाई को क्या बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने ज्यादातर काम किस पे किया है? और इसीलिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। मतलब यहाँ स्पेस प्रोग्राम का मतलब ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस है। कौन से स्पेस पर काम किया? तो सबसे पहले इनर स्पेस पे फंक्शनिंग करी है, इसलिए हैं इनर स्पेस के भी फादर हैं और स्पेस प्रोग्राम को स्टार्टअप भी किया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब सबसे खतरनाक चीज, अब हम जब बात करते हैं, कहां की बात करते हैं? आउटर स्पेस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बाह्य अंतरिक्ष। याद रहेगा? अब ध्यान से सुनना, ये जो बाह्य अंतरिक्ष है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर हम ये चीज भेजते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है, अगर एटमॉस्फेयर की स्टडी इनकी हेल्प से की जाती है, किसकी हेल्प से की जाती है? तो जल्दी से बताओ, आउटर स्पेस की स्टडी किससे की जाती है? तो सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा है? अब देखो जरा, आप लोग ने गलती करी, वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट। तो विश्व का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो आपने कभी नाम सुना होगा ऐसा, स्पुतनिक और स्पुतनिक 1। अच्छे से देख लो। और ये स्पुतनिक 1 रॉकेट जो एमआफी जाता, रॉकेट नहीं, क्या है ये? सैटेलाइट। किस कंट्री ने छोड़ा था? लेकिन रशिया तो दरअसल में कंट्री है, लेकिन कभी भी कोई भी सैटेलाइट जो छोड़ेगा वो स्पेस एजेंसी छोड़ेगी। तो रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉसमॉस। रॉसकॉसमॉस, याद रहेगा? तो बताओ, वर्ल्ड का पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया? रशिया। लेकिन अगर मैं स्पेस एजेंसी बोलूं तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि स्पुतनिक को 1 को लॉन्च कहां किया गया था? अच्छे से देख लो, इनर स्पेस में, आउटर स्पेस में कि डीप स्पेस में? सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, मतलब भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, या सिर्फ हम उसको उपग्रह भी लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को सिर्फ सैटेलाइट भी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्यभट्टा। जल्दी से बता दो, आर्यभट्ट जो कि इंडिया का पहला सैटेलाइट है, किसने छोड़ा था? इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कौन है? आर्यभट्टा। अब ध्यान से सुनना, हमने ही छोड़ा था, इंडिया ने ही छोड़ा था। मतलब कौन सी स्पेस एजेंसी? लेकिन हमने इस देश की हेल्प ली थी। किसकी हेल्प ली थी? रशिया की हेल्प ली थी। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्यों हेल्प ली थी, हालांकि पहले ये चीज क्लियर करा चुका हूं। अच्छे से देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक भी कहां छोड़ा गया था? आउटर स्पेस में। इंडिया का पहला सैटेलाइट भी कहां छोड़ा गया था? आउटर स्पेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आउटर स्पेस का फादर हम किसको कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इंडिया का जो पहला सैटेलाइट है, अच्छे से देख लो, इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा?
ये किस डेट को लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975। तो इस पर्टिकुलर डेट को अच्छे से सुनना, इस पर्टिकुलर डेट को इसरो के चेयरमैन ये थे, मतलब इसरो के चेयरमैन हैं सतीश धवन। जब हमने किसको लॉन्च किया है? आर्यभट्टा को जब हमने लॉन्च किया है तो इसरो के चेयरमैन आप ही हैं। मतलब उसको हिंदी में हम बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि सतीश धवन की अगुवाई में ही दरअसल में आर्यभट्टा को लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्टा इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है, सो दैट इज व्हाई द रीजन वी हैव टू से सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। तो सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया हम क्यों कहते हैं सतीश धवन को? क्योंकि उन्हीं की लीडरशिप में आर्यभट्टा को लॉन्च किया था हमने। उडुपी रामचंद्र राव भी सैटेलाइट मैन है। क्यों है सैटेलाइट मैन? आगे बताता हूं। 1972 में ट्रीटी हुई थी। सारी चीजें पुरानी पढ़ा चुका हूं, पुराने वीडियो फिर से देखना एक बार। जैसे एक मूवी है लूसी, उसको आप जितने बार देखोगे उतने बार आपकी समझ और बेहतर होती चली जाएगी। सेल्स के बारे में, साइंस के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। लूसी लूसी डाउनलोड करनी पड़ेगी। नहीं, साइंटिफिक हमारा ब्रेन किस हद तक वर्क कर सकता है, मतलब ब्रेन की पोटेंसी क्या है। चलें आगे चलें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माधवन नायर को किसका पिता कहते हैं? माधवन नायर को किसका पिता कहते हैं? क्यों कहते हैं? अब थोड़ा सा मैं आगे चल रहा हूं, है ना, मतलब इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी मेरे को। अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, बड़े आराम से समझने की कोशिश करना। ये बेसिक है, काम आएगा बहुत। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है? कौन से सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन इंफॉर्मेशन यदि वो नहीं देते हैं तो इसी वजह से हम क्या लेकर आए थे, जल्दी से बताओ। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? अच्छे से देख लो, किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? अर्थ के। और हमको क्या अवेलेबल कराता है? ठीक है, तो ये हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं एक बार। ये हो गया कृत्रिम उपग्रह, और ये अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन करता है और ये चीज अवेलेबल कराता है। कौन सी चीज अवेलेबल कराता है? इंफॉर्मेशन। अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शायद इसके पहले कभी नहीं सुना होगा। अब मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। यदि मेरे को अर्थ की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, यदि अर्थ की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेरे पास में क्या है, वो कारक है जिससे मैं हेल्प ले सकता हूं। अब मेरे को अच्छे से देख लो जरा, मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। ये है इंडिया का नेचुरल सैटेलाइट। इंडिया का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। मून मतलब चंद्रमा। अब बताओ, चंद्रमा की सरफेस की मेरे को इंफॉर्मेशन लेनी है, या फिर मेरे को मार्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, या मार्स की सरफेस में क्या है, या मार्स में क्या है, या मार्स के एटमॉस्फेयर में क्या है। मैं एक बार जरा लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। जल्दी से बता दो, मून क्या है? अरे नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं और हिंदी में लिख दे रहा हूं प्राकृतिक उपग्रह। और न केवल मैं मून की बात कर रहा हूं, इसी तरह से मैं ये भी बोल सकता हूं कि यदि फोबोस, डीमोस, जल्दी से बता दो ये किसके नेचुरल सैटेलाइट हैं? मून के। इतना गलत। फोबोस डीमोस मार्स के हैं भाई। टाइटन किसका है? अरे बाप रे, टाइटन किसका सैटेलाइट है? जियोग्राफी का पहला लेसन है, बेसिक हिला पड़ा तुम लोग का। कल पता करके बताना मेरे को टाइटन किसका है और जुपिटर किसका, ये भी बताना। इतने बेसिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और तुम लोग को स्पेस टेक्नोलॉजी में कमांड चाहिए है। टाइटन सैटर्न का है और जुपिटर जो है वो किसका है? बृहस्पति। बृहस्पति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
अच्छा जुपिटर हो गया, तो ये हो गया जुपिटर। और सैटर्न, सैटर्न जो हो गया वो ये है। हाँ, शनि का क्या हो जाएगा? टाइटन। जुपिटर का गैनिमेड हो जाएगा। और मार्स का क्या हो जाएगा? आपका फोबोस डीमोस। और अर्थ का क्या हो जाएगा? मून। अच्छे से देख लो, तो मैं बात कर रहा हूं फोबोस डीमोस, टाइटन, जुपिटर या मून की, ये सब क्या कहलाते हैं? तो यदि मेरे को इनके चारों ओर की इंफॉर्मेशन चाहिए है, हाँ, फोबोस और डीमोस मार्स के हैं। अब चलते हैं अपन, मार्स क्या है जल्दी से बता दो। हिंदी में बोलते हैं उसको ग्रह, इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। इसी तरह से और कौन कौन से हो सकते हैं? वीनस हो सकता है क्या? ठीक है, यूरेनस। हम अभी बात कर रहे हैं वीनस की या शुक्र की। क्यों? क्योंकि अभी कुछ समय बाद जो इसरो है वो इस पर मिशन करने वाला है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक उपग्रह की और ग्रह की। और इंग्लिश में यदि बोलूं तो नेचुरल सैटेलाइट और प्लैनेट। यदि मेरे को अर्थ की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो अर्थ के चारों ओर कौन सी चीज रेवोल्यूट करेगी और मेरे को इंफॉर्मेशन देगी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। यदि मेरे को मून के चारों ओर की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मून के चारों ओर जो चीज रेवोल्यूशन करेगी, सबसे पहली चीज तो आप सेट करो माइंड में कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं होगा, वो चीज होगी स्पेस प्रोब। कौन सी चीज होगी वो? तो जल्दी से बताओ, स्पेस प्रोब किसके चारों ओर रेवोल्यूट करके इंफॉर्मेशन देगा? इसी तरह से स्पेस प्रोब इसके चारों ओर भी रेवोल्यूट करके हमको इंफॉर्मेशन देगा। मतलब कहने का ये है इतनी देर की कहानी का, यदि अर्थ के चारों ओर की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो क्या चीज यूज करेंगे? और यदि हमको नेचुरल सैटेलाइट या किसी प्लैनेट की यदि स्टडी करना है तो हम फिर उसके चारों ओर क्या चीज घुमाएंगे जिससे हमको इंफॉर्मेशन मिले? स्पेस प्रोब। कहानी एकदम क्लियर है। अब चलते हैं उस पॉइंट पे जो मेरे को आपको बताना था। जल्दी से बताओ, आईसैक का हेड ऑफिस कहां है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है आईसैक में? देखो देखो देखो, मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में लिखा होगा तुमने। आईसैक में क्या होता है? कल से घर भेजना शुरू करेंगे, फिर पढ़ के आना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें तैयार नहीं है तो फिर कैसे अच्छे तरीके से कवर अप कर पाओगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण होता है, ये मैंने 50% बात बताई थी। न केवल आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग होगी आईसैक में, बल्कि स्पेस प्रोब की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी आईसैक में। और स्पेस प्रोब वो एपरेटस हैं जो नेचुरल सैटेलाइट और प्लैनेट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट लिखना जरा अपने नोट्स में। अचीवमेंट ऑफ इसरो, अचीवमेंट ऑफ इसरो, इसरो की उपलब्धियां। सबसे पहले लिखो मून 1 मिशन, चंद्रयान 1 मिशन। मून 1 मिशन याद रहेगा? पहले तो इसकी डेट लिख लो, 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। अब जरा ध्यान से मेरे को बताओ, मून 1 मिशन हमने कब किया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब सबसे मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको सेट करना माइंड में, अर्थ को छोड़कर जब हम किसी दूसरे नेचुरल सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, अर्थ को छोड़कर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट की इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, तो फिर हम यूज क्या करते हैं ये आपको पता चल गया। और एक चीज और सेट करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जब हम अर्थ को छोड़कर दूसरे किसी प्लैनेट की इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं या अर्थ को छोड़कर जब हम किसी दूसरे नेचुरल सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, तो उस समय हम यहां होते हैं। कहां पर होते हैं?
तो जल्दी से बताओ, जिस तरह से इनर स्पेस के मिशन इसकी हेल्प से किए जाते हैं, जिस तरह से आउटर स्पेस के मिशन इनकी हेल्प से किए जाते हैं, उसी तरह से डीप स्पेस के मिशन किसकी हेल्प से किए जाते हैं? अब जरा जल्दी से बताना, इंडिया का पहला डीप स्पेस मिशन कौन सा था? भारत का सबसे पहला अगाध अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? मून 1। क्योंकि मून 1 क्यों? क्योंकि आप खुद देख लो, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट, और नेचुरल सैटेलाइट भी दरअसल में किस में आएगा? डीप स्पेस। तो जरा लिख लो इसको, इंडियाज फर्स्ट डीप स्पेस मिशन, भारत का पहला अगाध अंतरिक्ष मिशन, भारत का पहला अगाध अंतरिक्ष मिशन, इंडियाज फर्स्ट डीप स्पेस मिशन, मून 1। डेट तुमने मेंशन करी ना, भारत का पहला अगाध अंतरिक्ष या डीप स्पेस मिशन। समझ में आ रही चीजें? ठीक, लाइन चेंज करके लिखना, मिशन ऑफ मार्स। हिंदी मीडियम भी ऐसे ही लिखना, इंग्लिश मीडियम भी ऐसे ही लिखना, मिशन ऑफ मार्स। और फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखना मंगलयान, मिशन ऑफ मार्स। डैश करके इसकी डेट लिखो कि मिशन ऑफ मार्स हमने कब किया था? 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013। जल्दी से बताओ, अर्थ के अलावा हम किस प्लैनेट पे पहुंचे हैं लाइफ की पॉसिबिलिटी को खोजने के लिए? मार्स। मतलब हम कौन से स्पेस में हैं? जल्दी से बताओ, आउटर स्पेस में हैं कि डीप स्पेस में? डीप स्पेस का मतलब सीधा दिमाग में सेट कर लेना, अर्थ के अलावा आप दूसरे किसी भी प्लैनेट या नेचुरल सैटेलाइट पे जा रहे हो, मतलब आप डीप स्पेस पे जा रहे हो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद तीसरा लिखना, क्या चीज? नवंबर 5 नवंबर 2013। ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन लिखते चल रहे हो, है ना? अच्छा, फिर से तीसरा पॉइंट लिखना, मून सेकंड मिशन। तीसरा पॉइंट है मून सेकंड मिशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई बताएगा मून सेकंड हमने कब किया? पहले वाले की डेट देखो जरा, मून 1 की डेट यहां भी वही है 22, मतलब 22 जुलाई 2019, जुलाई 2000। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब मैं आपको जानबूझकर फंसा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। और जिनकी पहली दूसरी क्लास है, थोड़ा सा आप लोग पुराने वीडियोस देखना, एकदम क्लियर हो जाएगी कहानी। लेकिन जो लोग शुरू से आ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बताओ, मून 1 मिशन हमने कब किया था? 2008 में। इसरो के चेयरमैन कौन थे उस समय? देख लो, पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसरो के चेयरमैन मैंने बताया था माधवन नायर। कब से कब तक थे? तो माधवन नायर ही इसरो के चेयरमैन थे। तब इंडिया ने कौन सा मिशन किया था? फर्स्ट डीप स्पेस मिशन किया था। अरे हाँ या ना? इसलिए माधवन नायर को किसका पिता बोलेंगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो मेरे को समझानी थी आपको, ये है मून। मून के चारों ओर जल्दी से बता दो कौन सी चीज घूमकर हमको इंफॉर्मेशन देगी? स्पेस प्रोब। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, स्पेस प्रोब जो है, अच्छे से देख लो, ये इधर कैसे पहुंच गया? जैसे अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किसकी हेल्प से ले जाते हैं? लॉन्चिंग व्हीकल। इसी तरह से इनको भी लॉन्चिंग व्हीकल की हेल्प से ले जाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो अब आप अपने नोट्स में लाइन चेंज करके पहले क्या लिखोगे? देखो, मून फर्स्ट मिशन जो हमने किया था, वो डेट अब आपको नहीं लिखनी। आपको ये बताना है इसमें हमने कौन सी चीज ली होगी अगर डीप स्पेस में मिशन कर रहे हैं तो? स्पेस प्रोब। इस स्पेस प्रोब को मून के एटमॉस्फेयर में ले कौन गया होगा? निश्चित रूप में कोई लॉन्चिंग व्हीकल। अच्छे से देख लो, उस लॉन्चिंग व्हीकल को हम कहते हैं PSLV C11
लॉन्चिंग व्हीकल? ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि 2008 में जब हमने मून 1 मिशन किया तो स्पेस प्रोब जो मून के चारों ओर इंफॉर्मेशन दे रहा था राउंड लगाकर, उसको हमने किसकी हेल्प से पहुंचाया? मून के स्पेस में। तो कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल है, जल्दी से बता दो? PSLV C11। अभी कंफ्यूज मत होना ना, परेशान होना कि PSLV C11 क्या है, आगे मैं बताऊंगा। बिल्कुल लिखना है कि मून 1 मिशन बताओ किस लॉन्चिंग व्हीकल से हुआ है। अब जल्दी से सेकंड नंबर पर MOM, जल्दी से बताओ MOM का फुल फॉर्म बताओ पहले तो आप। MPPSC मेंस ने 3 नंबर का क्वेश्चन दिया था, क्लियर है? मिशन ऑफ मार्स मतलब मंगलयान। जल्दी से बताओ मार्स के चारों ओर, जैसे ये मार्स हो गया, तो मार्स के चारों ओर किसने घूम घूम कर हमको इंफॉर्मेशन दी होगी? स्पेस प्रोब। उस स्पेस प्रोब को ले कौन गया होगा? निश्चित रूप में लॉन्चिंग व्हीकल। लेकिन इस बार उस लॉन्चिंग व्हीकल का नेम PSLV ही है, लेकिन वो C11 नहीं है, C25 है। अगला क्वेश्चन, मून माफी चाहता हूं, मार्स मिशन हमने किस लॉन्चिंग व्हीकल की हेल्प से किया? ठीक है। नो 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 नो, तुम पढ़ चुके हो। क्रायोजेनिक तो हमने फर्स्ट टाइम GSLV में यूज किया। ये एक्सेल की वैरायटी है, आगे बताता हूं। अब जल्दी से बता दो, मून सेकंड हमने किया है ना? तो मून सेकंड हमने किया है, उसमें भी लॉन्चिंग व्हीकल लिया होगा। कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल? अब यहां पर PSLV का काम नहीं था, यहां किसका काम था? GSLV Mk3, GSLV Mark 3। और मैंने आपको बताया था ये सबसे हैवीएस्ट लॉन्चिंग व्हीकल था, इसलिए इसको इसरो का बाहुबली भी कहते हैं। तो सबसे भारी प्रक्षेपण यान, सबसे भारी प्रक्षेपण यान, हैवीएस्ट लॉन्चिंग व्हीकल कौन था? GSLV Mark 3। सबसे भारी कैसे होगा? जैसे मैं सबसे भारी हूं, है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि मैं चलूंगा तो अपना वेट लेके ही चलूंगा ना, कि मैं अपना वेट छोड़ के चलूंगा। सी कुकुम्बर थोड़ी हूं कि गुस्सा आए तो मैं अपनी बॉडी से बाहर आ जाऊं और फिर एंटर हो जाऊं। एक आइनोडर्मेटर की मेन प्रॉपर्टी है ये। सबसे भारी का मतलब है कि जो, अच्छा नॉर्मल सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा जल्दी से मेरे को बताओ कि GSLV लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV Mark 3 में हम लेके क्या गए होंगे? GSLV Mark 3 में हम लेके क्या गए होंगे? स्पेस प्रोब। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? स्पेस प्रोब दरअसल में जो हम हैं, तो वो स्पेस प्रोब ही दरअसल में 4 टन का था, जिसको हम पेलोड बोलते हैं। तो पेलोड जो है वो सबसे भारी किसमें यूज किया गया था? इसमें। याद रहेगा ये चीज? ऐसा। तो अब आप जल्दी से मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें क्लियर करा दो। डीप स्पेस का मतलब क्या होता है? अरे सिनोनिम नहीं पूछ रहा भाई। सबसे पहला तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए अर्थ से डीप स्पेस, और दूसरा अर्थ के अलावा यदि किसी दूसरे हम ग्रह पर हैं, या अर्थ के अलावा दूसरे किसी नेचुरल सैटेलाइट पर हैं, और यदि उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हम किस स्पेस में हैं? डीप स्पेस में जो मिशन किए जाते हैं वो किसकी हेल्प से? सबसे पहले किसने बोला था करने के लिए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके हो गए। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी। इसमें आप जरा जल्दी से मेरे को सिर्फ इतना बता दो, सतीश धवन को हम क्या कहते हैं? वो सबको पता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसरो के चेयरमैन थे। आप मुझे ये बताओ मुद्दे की चीज, इनको कौन से स्पेस का फादर कहते हैं? क्यों कहते हैं? आर्यभट्ट की लॉन्चिंग के टाइम पे इसरो के चेयरमैन थे, और आर्यभट्ट को किस स्पेस में लॉन्च किया गया था? ये है रीजन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक स्टूडेंट ने मेरे से ये पूछा था कि सर हम ये नहीं पढ़ेंगे क्या? चलो आपसे ही पूछता हूं, पहले आप आराम से देख लो। एटमॉस्फेयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर 5 लेयर में डिवाइड होता है, आपने पढ़ा होगा। अब ये जियोग्राफी का पहला चैप्टर है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो हमारा एटमॉस्फेयर 5 जो लेयर में डिवाइड होता है, सबसे पहला, अगर ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस में तो ये सारी चीजें होंगी। तो अर्थ की सरफेस में ये ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, यही तो ओजोन लेयर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए। फिर उसके बाद क्या आता है?
मीजोस्फीयर के बाद जिसको हम आइनोस्फीयर कहते हैं, याद रहेगा ये चीज। और फिर लास्ट में आ जाता है एक्सोस्फीयर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इसको खुद देख लो आप। ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से अच्छे से देखो यहां पर। ये अब देखो अलग अलग बुक, जियोग्राफी आपको वो बताएगी, क्या बताएगी जियोग्राफी जो आप बोल रहे हो, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं मेरे हिसाब से चलना, क्योंकि मेरे को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यूपी पीसीएस पे आए हैं इसलिए क्लियर कराना है। हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में सरवाइव करते हैं वो कौन सी चीज है? ट्रोपोस्फियर। अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट होगी? अब आप उसको 20 नहीं 18 बोलना। कितना बोलना? ठीक है, तो मैंने ये जो 20 लिखा है इसको अभी मैं कैंसिल कर रहा हूं, ये 18। मतलब 18 में बताओ किसकी बाउंड्री खत्म हो जाएगी और क्या शुरू हो जाएगा? तो अब मेरे को आप सीधी सी बताओ कि 18 से 20 किलोमीटर की रेंज जो है, मतलब 18 से 20 किलोमीटर की रेंज, ये कौन से एटमॉस्फेयर का पार्ट है? अच्छे से देख लो, ट्रोपोस्फियर का पार्ट है कि स्ट्रेटोस्फियर? 18 से 20 की रेंज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा है? प्लेन यहीं उड़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी एरोप्लेन हैं वो सब वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर की किस लेयर में दरअसल में फ्लो करते हैं या सरवाइव करते हैं। तो अच्छे से देख लो, ट्रोपोस्फियर इज नॉट द राइट आंसर। रियल आंसर है कि ट्रोपोस्फियर की एंडिंग हो जाती है 18 किलोमीटर पे ही, तो 18 से ही आगे क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी में कहते हैं वायुयान उड़ान के लिए आदर्श परिस्थितियां किस मंडल में होती हैं? स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। ये यूपीपीसीएस था इसलिए एग्जैक्टली क्लियर कराया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इसके बाद तो आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फियर में एक ओजोन लेयर भी पाई जाती है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सीधे और आगे चल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है, आप खुद देख लो कि अगर स्ट्रेटोस्फियर की हम बात कर रहे हैं तो 18 से कितने के बीच है वो? ठीक है, फिर 15 से 80 के बीच में क्या है? मीजोस्फीयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको आप थर्मोस्फीयर कहते हो उसी को क्या अपन आयनोस्फीयर कह सकते हैं? या इसी को हम आयन मंडल कह सकते हैं? अब आप में से कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था, आज बराबर टाइम है उसको बताने का। जरा आयन मंडल की स्टार्टिंग देखो कहां से हो रही है? 80 से कितने तक है? अब जरा जल्दी से बताओ। कैरेमन लाइन अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर? अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर पर कैरेमन लाइन है। आईएएस का क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर की किस रेंज में कैरेमन लाइन होती है? एटमॉस्फेयर की किस लाइन में? बहुत बढ़िया, किस में? जिसको हम क्या कहते हैं? ये है चीज। कहानी क्लियर है? सिर्फ 2 क्वेश्चन बताने थे। पहला क्वेश्चन ये बताना था कि जितने भी एरोप्लेन या फाइटर जेट उड़ते हैं, जल्दी से बताओ कहां उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एटमॉस्फेयर 5 लेयर में डिवाइड है तो आप मेरे को बताओ कैरेमन लाइन जो है वो कहां आती है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब चल रहे हैं आगे। हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हिंदी में क्या बोलेंगे? कक्षा के प्रकार। पहले बताओ हिंदी मीडियम स्टूडेंट कितने हैं? ठीक है। इंग्लिश मीडियम कितने हैं? ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें लिखी रहती हैं? ठीक है। मेन समझने पे फोकस करना, लिखना तो ऐसा है कि नोट्स पे सारी चीजें मिल जाएंगी। कक्षा के प्रकार। तो सबसे पहले आप जरा इस वर्ड को देख लो, ये क्या लिखा है? इसको हिंदी में कहते हैं निम्न भू कक्षा। फिर है मध्य भू कक्षा, और फिर उसके बाद में हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब उच्च भू कक्षा। सिर्फ 3 ही अभी आपको लिखनी है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले नंबर पे निम्न भू कक्षा, मध्य भू कक्षा, उच्च भू कक्षा। सिर्फ आपको इतना लिखना है। अब मैं बताता हूं ये क्या है, और यदि आपने इसको सीख लिया तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेंस या प्रीलिम्स में, क्योंकि ये बेसिक है, इतना बनना चाहिए। उसके बाद फिर आप टिपिकल चीजें सीखोगे। हाँ, लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब निम्न भू कक्षा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट मध्य भू कक्षा,
हाँ, अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी बताता हूं मैं। हो गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल सी चीज बोल रहा हूं। अर्थ के चारों ओर कौन रेवोल्यूशन करता है? अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन करके हमको इंफॉर्मेशन देता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मेरा कहना यह है कि यदि ये अर्थ हो गया और ये अर्थ की सरफेस हो गई, अरे हाँ या ना, तो अर्थ की सरफेस जो है, इनके चारों ओर ये चीज चक्कर लगाती है। हिंदी में एक बार लिख दे रहा हूं, कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगाता है और इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट चक्कर लगाता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं, याद रखिएगा, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आपने एक चीज बचपन में पढ़ी होगी कि जब भी कोई सैटेलाइट जिस सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, तो बताओ उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? निश्चित रूप में ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और इस कक्षा में या इस ऑर्बिट में जल्दी से बताओ कौन चक्कर लगा रहा है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में, उनको डिवाइड किया गया है हाइट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है? हाइट। अब पहले मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें आसान लगने लगे। सबसे पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बात बोल रहा हूं। ये हो गई अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। और ये है, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी कक्षा की? निम्न भू कक्षा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है। अब जरा जल्दी से बताना, एटमॉस्फेयर कितने रेंज में है? एकदम क्लियर होनी चाहिए चीजें। कैरमन लाइन से नीचे क्या बताया था? पक्का? उसमें आप 50 और प्लस करो, 150। अब आप जल्दी से बताओ मेरे को, कभी भी हम कोई भी सैटेलाइट को डालेंगे जो अर्थ के चारों ओर रिवोल्यूट करे, तो इसके नीचे क्यों नहीं डालेंगे? हमेशा सैटेलाइट को जब भी हम डालेंगे तो वो 150 से अब भी होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण नहीं 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 नहीं, वो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफिकेशन, वो पढ़ा ना मैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफिकेशन फोर्स ही दरअसल में क्या करते हैं? सैटेलाइट को मूव कराते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स नहीं आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एटमॉस्फेयर में कैसी कंडीशन होती है? क्लाइमेटिक या सीजनल कंडीशन होती है। और सैटेलाइट कितने के बनते हैं? लाखों करोड़ों के बनते हैं। तो यदि आपने एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट को डाल दिया तो सैटेलाइट क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा और हमारी मेहनत पे क्या हो जाएगा? पानी फिर जाएगा। इसलिए हम हमेशा सैटेलाइट को जब भी डालते हैं तो इस रेंज के बाद ही डालते हैं, या इस रेंज से सैटेलाइट डालना स्टार्ट करते हैं। कितना? 150 से, अच्छे से देख लो जो मैं लिख रहा हूं, इतना किलोमीटर। अच्छे से देख लो, 200 है कि 2000 है? ठीक। तो अब मैं बिल्कुल साफ साफ, अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर होता है लो अर्थ ऑर्बिट, तो आपको ये बोलना है कि अर्थ की सरफेस में यहां से शुरू करोगे, क्योंकि कभी भी हम सैटेलाइट को इसके नीचे नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर होता है, सैटेलाइट बर्बाद हो सकता है। तो 150 से 200 किलोमीटर के बीच की जो रेंज होती है, इसी को कहते हैं अपन लो अर्थ ऑर्बिट। पहली कहानी क्लियर? अच्छे से देख लो, इनर स्पेस किसे कहते हैं, या इनर स्पेस की रेंज बोलो। लेकिन यहां क्या है? अब लो, अभी आउटर स्पेस की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। मतलब सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा। याद रहेगा ये चीज? अब चलते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज पर। आपने कभी नाम सुना होगा 35,786? नहीं सुना तो अब सुनोगे। ये दरअसल में वो रेंज है जहां पर मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड होता है। तो जल्दी से बता दो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट की स्टार्टिंग कितने से होगी? एंड कहां होगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा। और इसके ऊपर जो है वो होगा हायर अर्थ ऑर्बिट, मतलब उच्च भूकक्षा। तो पहले तो आप ये चीज एकदम क्लियर कर लो। आपसे प्रीलिम्स में पूछेंगे निम्न भूकक्षा, मध्य भूकक्षा और उच्च भूकक्षा।
मतलब कक्षा में हमेशा क्या यूज होगा, ऑर्बिट में हमेशा क्या चीज डाले जाएंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे क्वेश्चनों की झड़ी लग जाएगी, इसलिए बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। और ये पहली बार पढ़ रहे होगे इसलिए ये और टिपिकल हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन इजी एक्सेस लोगे, इजी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आराम से क्लियर हो जाएगा। चले आगे चले। ठीक है, देखो कई स्टूडेंट क्या परेशान होते हैं, स्पेस का डिवीजन और ये क्या बोलते हैं स्पेस ऑर्बिट, इनको मिक्स कर देते हैं। तो आपको एकदम क्लियर रखना है कि यदि मैं बात करूं इनर स्पेस की, तो इनर स्पेस कितने पे एंड हो जाता है, 400 पे। आउटर स्पेस 400 से 40,000 किलोमीटर, और 40,000 से अब क्या हो, डीप स्पेस। लेकिन अब आप अच्छे से देखो, अब यहां हम स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ के ऑर्बिट की बात कर रहे हैं कि कोई भी सैटेलाइट को डालेंगे हम तो अर्थ से डिस्टेंस के बेसिस पर डालते हैं। अब मैं बताता हूं कि क्यों डालते हैं या क्या उसका रीजन है उसका। मतलब आपको तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी बात करें हम अर्थ ऑर्बिट की, मतलब सैटेलाइट डालेंगे हम, याद रहेगा ये चीज। क्वेश्चन सीधे हम एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस पे आएंगे जैसे हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। अभी बेसिक क्लियर कर लो, एक बार फिर से मेरे को कंफर्म करा दो, क्योंकि ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। अगर याद है, तैयार है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उनके लिए बात करो जो पहली बार पढ़ रहे हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट बताओ इधर से क्यों नहीं शुरू हो रही है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में यदि हम सैटेलाइट डालेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। तो वही कहानी हो गई कि आ बैल मुझे मार। मतलब हमको यदि फ्री में अपने सैटेलाइट को खत्म करना है तो हम उसको कहां पर डालें, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा और सेफ्टी बरतते हैं, तो 100 से मतलब कैरमन लाइन से थोड़ा सा और सेफ्टी लेवल पे चले जाते हैं 50+। तो मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाती है हमारे पास, 150। मतलब कोई भी सैटेलाइट डालेंगे हम तो यहां से स्टार्ट करते हैं डालना 150 से। तो 150 से कितने किलोमीटर तक की रेंज होगी लोअर अर्थ ऑर्बिट, 150 से कितने किलोमीटर तक की रेंज होगी। पहला यूपीएससी का क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, अच्छे से समझना। 400 की रेंज बताओ किस में आएगी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब हम स्पेस नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको भूलो। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आपने हेडिंग क्या डाली है, बिल्कुल। तो अब इस पे बात करना है, मतलब आपको आंसर या तो इस पे करना है, या तो इस पे करना है, या तो इस पे करना है। स्पेस अभी भूल जाऊं कि आपने स्पेस पढ़ा भी है, भूल गए। हाँ, अब मुझे बताओ 400 की रेंज किस में आएगी। बहुत बढ़िया, पहला आईएएस का क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुना कभी? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस हाइट पर डाले जाते हैं और इस ऑर्बिट में डाले जाते हैं। 2 आईएएस के क्वेश्चन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस हाइट पर डाले जाते हैं, मतलब कहने का है, जल्दी से बता दो, यदि ये हो गई अर्थ, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितनी हाइट पर होगा, 400 की हाइट पर होगा, और लगातार क्या कर रहा होगा, अर्थ के चक्कर लगा रहा होगा और हमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कल मैं बताऊंगा इनको स्पेस डॉक कहते हैं, अंतरिक्ष के बंदरगाह कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये कल, अभी बेसिक समझ लें। एक बार फिर से बता दो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किस कक्षा में स्थापित किया जाता है, लोअर अर्थ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब शुरू कर रहे हैं एमपीपीसीएस और सीजीपीसीएस का सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमको मेंस में भी पढ़ना है। मतलब कई बार जब स्टूडेंट मेंस में आता है, देखो जैसे मान लो ये मेंस की क्लास हुई, अब मेंस में चैप्टर है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो मैं सीधे ये डायग्राम बना के शुरू करता हूं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है, तो फिर स्टूडेंट कहते हैं ये क्या है। मेंस में प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब मेंस आपसे तभी क्लियर होगा जब आपको प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन होगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से सुनना, एक मैं हाइट बता रहा हूं आपको, अर्थ की सरफेस से ये जो हाइट लिख रहा हूं इसको आप हमेशा याद रखोगे। अब कितना किलोमीटर,
तो अर्थ की सरफेस से 900 किलोमीटर, पहले तो आप मुझे बताओ ये किस ऑर्बिट में आएगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमारा मीन्स का पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। आपने शायद कभी नाम सुना होगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। इतनी हाइट पर छोड़े जाते हैं, मतलब कौन से ऑर्बिट में? ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी? सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह। तो जल्दी से बताओ, सुदूर संवेदी उपग्रहों को कितनी हाइट पर लॉन्च करेंगे? 900। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट हमारे लिए किस लिए वैल्यूएबल है? क्योंकि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और दूसरी चीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को डालते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे। जल्दी से मेरे को बताओ, आउटर स्पेस की रेंज क्या है? आउटर स्पेस की रेंज बतानी है आपको। अब आप मुझे बताओ कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट की रेंज कितनी है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरे को ये बताओ कि इसके बीच में कहीं 20,000 आएगा क्या? आ रहा है? ये आ रहा है। तो जल्दी से पहले तो मेरे को एक इंफॉर्मेशन बता दो कि 20, अच्छे से देखो, 2000 लिखा कि 20,000 लिखा? तो 20,000 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ये किस ऑर्बिट में आएगा? और अब आईएएस, एमपीपीसीएस, रेलवे ग्रुप डी, व्यापम सभी का क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर हाइट पर, मतलब 20,000 किलोमीटर की हाइट पर ही ये सैटेलाइट डाले जाते हैं। ये सैटेलाइट जीपीएस सैटेलाइट। जीपीएस सैटेलाइट को हम हिंदी में कहते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। और नेविगेशन सैटेलाइट वे होते हैं जो एक साथ दो चीजें बताते हैं। एग्जैक्ट टाइम के साथ में किसी व्यक्ति की लोकेशन कहाँ है, ये दो चीजें बताते हैं। कि एग्जैक्ट टाइम में वो व्यक्ति कहाँ है, मतलब उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन बताते हैं। जैसे जीपीएस का यूज आप इसलिए करते हो, लोकेशन या पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये अभी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो रहने देना। बस आप मुझे बताओ, जीपीएस सैटेलाइट को किस अर्थ ऑर्बिट में डाला जाता है? मिडिल में। कितनी हाइट पर डाला जाता है? ठीक है। और अब आ रहा है सबसे खतरनाक चीज जो हमको मेंस में भी पढ़ना है और यहां भी समझनी है। बताओ, हायर अर्थ ऑर्बिट की स्टार्टिंग कहां से होती है? याद रहेगा ये चीज? अब मैं आपको एक डाटा बोल रहा हूं, मेरे को बताना कि वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आएगा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में आएगा या हायर अर्थ ऑर्बिट में आएगा। डाटा ये है, अच्छे से देखना और फिर मेरे को आंसर करना। 36,000 किलोमीटर, बताओ ये किस में आएगा? हाई में आएगा। इतनी हाइट पर, इतनी ही हाइट पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हिंदी में हम कहते हैं संचार उपग्रह, लॉन्च किए जाते हैं या छोड़े जाते हैं। तीन क्वेश्चन हो गए आपके। जीपीएस सैटेलाइट कहां छोड़े जाते हैं? मिडिल। लोअर अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं? और कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस हाइट पर छोड़े जाते हैं? याद रहेगा ये चीज? ठीक है। अब आपको जो परेशानी हो रही है वो लाजमी है, क्योंकि दो डाटा एक साथ आपके दिमाग में मैच आ रहे हैं, एक तो स्पेस वाला और ऊपर से ये ऑर्बिट वाला। तो सिर्फ ये आज का घमासान है। हाँ, लोअर अर्थ ऑर्बिट में दो चीजें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? मतलब ये सबसे खतरनाक चीज है। ये बेसिक अगर क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको आगे। और जिसे आप बना रहे हो वो रियल में ये है रियलिटी। तो पहले आप आराम से इसको बना लो, क्योंकि आप इसी से समझ रहे थे। फिर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड कर देता हूं। तो ये हो गया क्या? आगे चले? चलो, अब इस इमेज को देखो, इसमें पूरे क्वेश्चन है। थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया। ये क्या चीज है?
अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कहां बनेगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आईसैक बेंगलुरु। पुराना चीज पूछ रहा था इसलिए क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो हमने क्या किया है, वो जिस मार्ग में या जिस पाथ में चक्कर लगाएंगे उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने 3 ऑर्बिट बनाए हैं, या 3 ऑर्बिट हैं जिनमें हम सैटेलाइट हमेशा लॉन्च करते हैं। पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है जो मैं आपको बता चुका। बताओ, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब कोई भी हम सैटेलाइट को यदि डालेंगे तो मिनिमम कौन सी चीज होगी? मिनिमम 150 से ही डालना स्टार्ट करेंगे। इससे नीचे क्यों नहीं, मैं आपको बता चुका कि वो क्लाइमेटिक या एटमॉस्फेरिक उसके कारण रीजन है। अब आप जल्दी से बता दो 150 से कितने तक की रेंज फाइनल है यहां पे? इसी बीच में क्या चीज आती है? इसी बीच में 400 आएगा। जल्दी से बताओ, ये 400 की रेंज नो डाउट लो अर्थ ऑर्बिट में ही है। क्या लॉन्च करते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितने हैं कल मेरे को बताओगे? तो 2 ही हैं। तो पहला तो यही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको बनाया था अमेरिका ने, ठीक है। और वर्तमान समय में चाइना ने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लिया है। अब आपको कल मेरे को बताना है और तुम थोड़ी शांत रहो। हाँ, तुम ही सब बता दोगे तो ये लोग क्या करेंगे फिर? न्यू नए स्टूडेंट्स भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक सिंपल सी चीज है, ये पहली बार में सब कठिन लगती है चीजें, लेकिन फिर इसके बाद आप जैसे हम दोबारा मैं बताऊंगा तो तुम ही फटाफट आंसर करोगे। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कितनी हाइट पर डालते हैं? सिंपल, कौन सी अर्थ ऑर्बिट होगी? लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही बता रहे हो आप। अब जल्दी से बताओ, मिडिल अर्थ ऑर्बिट को हमने क्यों सिलेक्ट किया है? इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट हमने क्यों बनाया है? आपको आंसर पता है, आपने लिख भी लिया। 20,000 की हाइट पे हम एक स्पेशल सैटेलाइट डालते हैं। कौन से? जीपीएस सैटेलाइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये चीज। और फिर आता है हायर अर्थ ऑर्बिट, और हायर अर्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा आपका? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। लिखना नोट। नोट नोट मतलब सब प्रीलिम्स। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लो तो काम आसान हो जाए। जरा जल्दी से मेरे को एक बात बताओ, ये अर्थ हो गया, कितनी हाइट पर डाला जाएगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। पूरी चीजें याद रखना, जो आगे अपन बढ़ेंगे वो पुरानी रिवाइजेशन से ही बढ़ेंगे। तो ये हाइट हो गई 900 किलोमीटर। मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया? हायर, लोअर, मिडिल, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में एल लिख दिया, मतलब आप समझ जाना। हाँ, अब ये सैटेलाइट क्या करेगा? पहले तो रिवोल्यूट करेगा, चारों ओर चक्कर लगाएगा, और चारों ओर चक्कर लगा के क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा। अब आप उस इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझ लो। ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, इनके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं पैन क्रोमेटिक कैमरा। कौन सी चीज होती है? ठीक है। और पैन क्रोमेटिक कैमरे की हेल्प से क्या करेंगे? ये पिक्चर्स लेंगे, इमेज कैप्चर करेंगे। जल्दी से बताओ, वो इमेज किसका होगा? निश्चित रूप में अर्थ की सरफेस का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सबसे खतरनाक चीज, ये सैटेलाइट है। कौन सा सैटेलाइट है? एक बार फिर से बता दो। कौन सा कैमरा है? हाई रेजोल्यूशन कैमरा है ये, कि अगर तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, सेकंड की सुई भी बता देगा कि क्या है। इतने हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं। तो इस हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने, अच्छे से सुनना, अर्थ के इतने सरफेस को कैप्चर किया, फोटो खींची। अरे हाँ या ना?
फोटो खींची तो इस फोटो में हमको ये दिख रहा है कि यहां पर ग्रीनरी है। इसका मतलब जो पिक्चर क्लिक की अर्थ की सरफेस की तो हमको पता चला कि यहां ग्रीनरी है। जैसे मान लो ये है सैटेलाइट, ये सैटेलाइट ने यहां की इमेज क्लिक की तो ग्रीनरी दिखी। इसका मतलब हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल गई? या तो फॉरेस्ट एरिया है, या तो माउंटेन एरिया है ना, फॉरेस्ट तो वहीं होंगे, या तो पेड़ी एरियाज है, मतलब फील्ड हो जाएगी। तो इस तरह से तो ग्रीन इंफॉर्मेशन देखो किसने दी? सैटेलाइट ने। कौन सा सैटेलाइट? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। उसके कौन से कैमरे ने कौन सी इमेज खींची थी? अर्थ की सरफेस की ग्रीनरी। तो आपने क्या इंफॉर्मेशन ले ली कि यहां ग्रीन ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि यहां पर सीधा सीधा बता दो क्या है? आपने जो वर्ड बोला क्या है? फॉरेस्ट है, मतलब जंगल है, या कोई खेत है, मतलब फील्ड है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो ये इंफॉर्मेशन लिया आपने। अब ये सैटेलाइट कुछ समय बाद बढ़कर यहां पहुंचेगा। फिर सैटेलाइट जब यहां पहुंचेगा तो इसने फिर इमेज कैप्चर करी इतने एरिया की। इतने एरिया में उसको ब्लू दिखा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि या तो मैराइन सोर्स होगा कोई, मतलब या तो समुद्र हो सकता है, या तो फिर नदी तालाब हो सकते हैं, है ना, रिवर हो सकता है, ये चीज। इसी तरह से अब ये सैटेलाइट कहां पहुंचेगा? आगे पहुंचेगा। फिर ये सैटेलाइट इमेज लेगा अर्थ की। तो बताओ इमेज किसकी कैप्चर कर रहे हैं? अर्थ के सरफेस की इमेज कैप्चर कर रहे हैं ना। इसलिए इस सैटेलाइट को ये भी कहते हैं अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट। मतलब हिंदी में बोलते हैं मानचित्रण उपग्रह। तो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट का मतलब होता है कि अर्थ की सरफेस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अर्थ की सरफेस की इमेजेस को क्लिक कर रहा है वो। तो अर्थ की सरफेस की इमेजेस को क्लिक कर रहा है तो बड़े आसानी से हम क्या बना सकते हैं? अर्थ का मैप बना सकते हैं। इसलिए इसको मैपिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। याद रहेगा ये चीज? अब बताओ इस सैटेलाइट ने चित्र लिए हैं और इधर का चित्र आया है येलो। इसका मतलब डेजर्ट है, सूखा है। डेजर्ट है मतलब रेगिस्तान है। याद रहेगा? इसी तरह से अब ये सैटेलाइट यहां पहुंचा, यह पहुंचा, और इसने कुछ इमेज हमको दिए इस तरह से, ऐसे इमेज दिए इसने। तो इसका मतलब है माउंटेन रीजन है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। जल्दी से बता दो, ग्रीनरी अर्थ की सरफेस पे है, ये चीज हमको किसने बताई? उसके कौन से अपरेटस ने? 2002 में, अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 2002 में ये सैटेलाइट ने अर्थ का इमेज कैप्चर किया, तो इतना एरिया जो है अर्थ का वो ग्रीनरी वाला था, हाँ या ना? 2017 में एक बार फिर से इस सैटेलाइट ने अर्थ का इमेज कैप्चर किया। कब की बात कर रहा हूं? 2017 में। तो 2017 में अब जो ग्रीनरी एरिया है वो इतना नहीं रहा, वो घटकर इतना हो गया। मतलब सिर्फ इतने एरिया को ग्रीनरी जो है इमेज मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि ये एरिया जो है डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो गया, ये एरिया डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो गया। अरे हाँ या ना? और इस एरिया में डिफॉरेस्टेशन का शिकार हो जाएगा तो बताओ इस एरिया में बनेगा क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन बनेगी, इंडस्ट्रियां लगेंगी, या तो क्या बनेंगे? यहां लोगों के रहने के लिए हाउसेस बनेंगे, मतलब सिटी या कॉलोनी बनेगी। क्लियर है? क्वेश्चन आता है वन नीति 2017 फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 कौन से सैटेलाइट की हेल्प से आई थी? आईएएस का क्वेश्चन याद रहेगा। फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की हेल्प से आई थी।
बताओ पैन क्रोमेटिक बेस सैटेलाइट किसे कहते हैं? रिमोट सेंसिंग को। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसकी इमेज कैप्चर करते हैं? अर्थ की सरफेस की, इसलिए क्या नाम हो गया इनका? अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट। और जब आपको अर्थ की इमेजेस मिल गई तो आप अर्थ का मैप बना सकते हो, तो इनको मैपिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लास्ट फाइनल, कितनी हाइट पर होते हैं? कौन से ऑर्बिट में होते हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सैटेलाइट खुद अकेले चला जाएगा क्या, कि लॉन्च व्हीकल लगेगा? 900 किलोमीटर की हाइट पर इन सैटेलाइट को कौन छोड़ के आ जाएगा? जैसे तुम्हारे पापा पहली बार तुमको स्कूल छोड़ने गए थे तो तुम्हारे पापा लॉन्चिंग व्हीकल और तुम हो गए सैटेलाइट। अरे हाँ या ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कितने की हाइट पर हैं? इनको अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट पर पहुंचाएगा, उस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम ये है। मतलब रियल में पीएसएलवी किन के लिए डिजाइन किया गया था? पीएसएलवी को डिजाइन किया गया था किन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए? कितनी हाइट पर लॉन्च करने के लिए? आईएएस का क्वेश्चन सोच समझ के आंसर करना। मिशन ऑफ मार्स किससे किया है? नोट्स में देख के बताओ। पीएसएलवी। पीएसएलवी की आइडियल रेंज क्या थी? पीएसएलवी को कितनी हाइट तक सैटेलाइट को पहुंचाना था? मार्स कितना दूर है? लाख किलोमीटर है, लाख। तो पीएसएलवी जिसकी रेंज कितनी थी? 4 लाख तक में स्पेस प्रोब को पहुंचाया है किसने? इसी वजह से पीएसएलवी की वैल्यू जो है वो इसरो के अचीवमेंट में काउंट होती है। जनरली पीएसएलवी की जो मिनिमम रेंज है वो ये है, या रियल रेंज जो है वो 900 किलोमीटर की, इतनी हाइट तक सैटेलाइट को लेकर जाता था, इसलिए बनाया गया था। लेकिन हमने 2013 में तो कारनामा कर दिया, और इसी वजह से पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी, मतलब सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, सेकेंड नंबर की रॉसकॉस्मोस, और तीसरे नंबर की स्पेस एजेंसी इंडिया बन पाई पीएसएलवी के कारण। क्योंकि पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल मैक्सिमम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को 900 किलोमीटर की हाइट पर ले जाने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन हमने करिश्मा कर दिया। कितनी हाइट तक पहुंचा दिया उसको? सीधा डीप स्पेस में पहुंचा दिया। सोचो, जो लो अर्थ ऑर्बिट की चीज थी, अरे हाँ या ना, उसको हमने हायर अर्थ ऑर्बिट से भी ऊपर उससे स्पेस प्रोब को छुड़वाया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बन जाएंगी चीजें ऐसा। अच्छा, एक चीज और है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बताओ कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कितनी हाइट पे लॉन्च करते हैं? टाइम है कि टाइम हो चला? 5 मिनट है, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, ये जरूर बता देता हूं। देखो, मिसाइल जो होती है ना, इसमें वॉरहेड को रखा जाता है और जो एनिमीज होते हैं उनके अगेंस्ट में यूज किया जाता है। तो जब हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं जिस जगह, जैसे सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं जिस जगह से, जैसे श्रीहरिकोटा आपने सुना होगा, उसको हम लॉन्च पैड कहते हैं। लॉन्च पैड का मतलब होता है जहां से उस चीज को लॉन्च किया जाता है या जहां से उस चीज को भेजा जाता है। तो मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है उड़ीसा के चांदीपुर सेंटर से। मिसाइलों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो उड़ीसा के बालासोर में चांदीपुर है, वहां से हम मिसाइलों को लॉन्च करते हैं। अब ध्यान से सुनेगा, जैसे ये एनिमी का टारगेट है, यहां पर ये एनिमी हमारे शत्रु हैं, तो पहला तरीका ये होता है मिसाइलों को लॉन्च करने का कि लॉन्च पैड से जब हम मिसाइलों को लॉन्च करते हैं तो ध्यान से सुनेगा, मिसाइल जो है वो किसके ऊपर गिरनी चाहिए? एनिमी के ऊपर। तो जनरली जो है, अगर कोई मिसाइल इस तरह से जाती है और एनिमी या शत्रु पक्ष के ऊपर गिरती है, तो जरा जल्दी से बताओ ये कौन सा पाथ बना? इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ, हिंदी में कहते हैं परवलयाकार पथ। तो यदि कोई सैटेलाइट परवलयाकार पथ बनाती हुई या पैराबोलिक पाथ बनाती हुई एनिमीज के कैंप को डिस्ट्रॉय करे, तो फिर ऐसी मिसाइल को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल।
मतलब बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ बनाएगी। और अब पैराबोलिक का रीजन समझो फिजिक्स में, यदि नेस्तो नाबूद करना है इसको, इस टारगेट को और इससे जुड़े हुए आसपास के रेंज को एकदम समाप्त करना है, मतलब विध्वंस ज्यादा चाहिए है, पूरा कैंप साफ करना है हमको, है ना। यदि हमको टेररिस्ट का मान लो पता चल गया कि इधर टेररिस्ट है और आसपास के 2-3 किलोमीटर में उनकी एक्टिविटी काफी ज्यादा क्या है, एक्टिव है, तो हमको उस पूरे रेंज को अगर साफ करना है तो क्या करेंगे हम, हमारी मिसाइल्स ऐसी होनी चाहिए जो टारगेट पे पड़े और सबको नेस्तो नाबूद कर दे। तो फिर हमको अपने सैटेलाइट, माफी चाहता, सैटेलाइट नहीं, क्या चीज है ये, मिसाइल्स को इस डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा, मतलब पैराबोलिक पाथ में। तो पैराबोलिक पाथ में जब बैलिस्टिक मिसाइल चलती है ना तो सबसे ज्यादा विध्वंस करती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो सबसे ज्यादा विध्वंस करती हैं, बताओ किस पाथ के कारण है। लेकिन इनके साथ में अगर फायदा है कि विध्वंस ज्यादा करती हैं, एक ड्रॉबैक भी है, और वो ड्रॉबैक ये है कि पैराबोलिक पाथ का मतलब आप देख रहे होगे कि ये लूप सा बन रहा है, और जब ये विध्वंस करेंगी तो ये निश्चित रूप में कहां आती हैं, अपर एटमॉस्फेयर में। और जब ये अपर एटमॉस्फेयर में आती हैं तो निश्चित रूप में एक एपरेटस होता है, ये शत्रु पक्ष का कैप्चर कर सकता है इस मिसाइल को, और एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भेजकर इस बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कराया जा सकता है। तो ये ड्रॉबैक है बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कि बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट पॉइंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कब कर पाएगी, जब वो कौन सा पाथ बनाए, और पैराबोलिक पाथ बनाने के लिए उसको कहां आना पड़ता है, अपर एटमॉस्फेयर में, मतलब ऊपरी एटमॉस्फेयर में आना पड़ता है। और जब वो ऊपरी एटमॉस्फेयर में आती है तो बताओ किससे ट्रेस हो सकती है, और जैसे ही राडार से ट्रेस हुई तो जो अपोनेंट है उसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भेज दी तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए ताकि अपोनेंट किस चीज से ट्रेस ना कर सके, इसीलिए आई क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो अर्थ से थोड़ी सी दूरी पर अर्थ के पैरेलल चलती हैं। और बताओ अर्थ के पैरेलल चलेंगी तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहां नहीं जाएंगी, अपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगी, और अपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगी मतलब किससे ट्रेस नहीं हो पाएंगी, राडार से। और निश्चित रूप में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे काम की चीज जो आपको याद रखनी है, एक बार आपने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया तो फिर आप चाह के भी टारगेट को, मतलब आप चाहो कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल यहां से आपने छोड़ी और ये टारगेट है, तो बैलिस्टिक मिसाइल यदि लॉन्च हो गई तो फिर वो उसी टारगेट पे गिरेगी, भले टारगेट इधर उधर हो जाए फिर भी वो गिरेगी वहीं। मतलब टारगेट चेंज होने के बाद भी बैलिस्टिक मिसाइल उसी टारगेट पॉइंट पर गिरेगी, ये ड्रॉबैक है। तो कई बार टारगेट क्या होता है, मूव करता रहता है, तो ऐसे में तो बैलिस्टिक तो कोई काम की नहीं हुई। ऐसे कंडीशंस में काम के लिए होती है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल की खासियत होती है जो अर्थ के पैरेलल चलती हैं, अर्थ से सटकर चलती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टारगेट यदि मूव कर रहा होता है तो ये भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। जैसे आपने देखा होगा पार्टनर मूवी देखी, पार्टनर में उसके पीछे कौन सी मिसाइल पड़ जाती है, क्रूज मिसाइल पड़ जाती है, क्योंकि बैलिस्टिक यदि पड़ेगी तो वो हाइपरबोलिक पाथ बनाएगी, है ना, या पैराबोलिक पाथ बनाएगी। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल्स ज्यादा विध्वंस करती हैं और ज्यादा विध्वंस के लिए ये वाला रूट अपनाती हैं, पैराबोलिक पाथ। तो पैराबोलिक पाथ जब अपनाती हैं तो कहां जाएंगी, अपर एटमॉस्फेयर में। किससे ट्रेस हो जाती हैं, इन 2 पॉइंट से बचने के लिए ही क्रूज मिसाइल को लाया गया था। सिंपल सी चीज है, बाकी कल देखेंगे।